नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 17 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी परीक्षाएं बहुत ही तेज़ी से निकट आ रही हैं, समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो रिवीजन का समय है। और करंट अफेयर की रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए मंथली और कंबाइंड PDF आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। इस PDF को अगर आप चाहते हो तो विशेष छूट पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर चेक कर लेना। शुरू करते हैं अब आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक भारत को पूर्ण रूप से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है? अब इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप टिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए 2047 तक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर भारत को पूर्ण रूप से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने ये बात कही है। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाए तो वह पूरी तरह से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और इस अभियान में स्वच्छ ईंधन का सबसे बड़ा योगदान होगा। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नेशनल हाइड्रोजन मिशन का विधिवत ऐलान भी किया। तो अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है 15 अगस्त 2021 को। और देखो, भारत का जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र था, इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? तो मथुरा में होगी और इसको स्थापित करेगा IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है, याद रखना है। ये भी याद रखना कि भारत में पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है, वर्तमान में दुनिया में जो भारत है वो चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जर्मनी और फिर आता है हमारा प्यारा भारत। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही हम पहले स्थान पर भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला राज्य जो है वो तमिलनाडु है, यानी कि पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो होता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर बात यहाँ पर की जाए सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में तो कर्नाटक पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है इसको आप याद रखना, एग्जाम के दोनों ही जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आएगा कि पवन ऊर्जा उत्पादन में जो प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। वहीं पर सौर ऊर्जा उत्पादन में जो पहला राज्य होगा वो बनेगा कर्नाटक। तो ये आंसर आपको याद रखना चाहिए। देखो, राजस्थान का दूसरा स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में। तीसरे स्थान पर आता है कौन सा? तमिलनाडु। और उसके बाद आता है गुजरात, फिर आता है 5वें स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। तो ये सारे क्रम में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान ने फिर से कब्जा जमा लिया है। 20 साल के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तौर से कब्जा जमा लिया है। तो बताना है आपको ये कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न भी आप एग्जाम में कई बार देख चुके होंगे, जब किसी भी देश के संसद का नाम आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। देखो, जो अफगानिस्तान की संसद है उसका नाम क्या है? बताओ, यहाँ पर गेस करो। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, यानी कि शोरा। अच्छा, ये बताओ कि ड्यूमा जो है ये किस देश की संसद है? तो ड्यूमा जो है ये रूस की संसद है। डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत ये नेपाल की संसद का नाम है। और बताएं आपको, कांग्रेस कहा जाता है USA की संसद को, ठीक है। और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान की संसद का नाम हो गया शोरा, ये तो आपने जान लिया। इसके बाद मालदीव की जो मतलब संसद है उसका नाम क्या है? मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। और नेसेट, ये बताओ कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है नेसेट। तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस समय तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में अपना कब्जा फिर से जमा लिया है। 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के बाद लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानों की जान बचाने और मानवीय सहायता पहुंचाने के मकसद से तालिबान और सभी अन्य पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के तुरंत बाद अफगानिस्तान ने तालिबान में अपनी पहली नियुक्ति भी कर दी है। तालिबान ने मुल्ला सिरीन को काबुल का गवर्नर बना दिया है। रविवार सुबह काबुल पर तालिबान लड़ाकों की दस्तक के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। वहीं देशवासी और विदेशी भी युद्धग्रस्त देश से निकलने को प्रयासरत हैं। हालांकि काबुल हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें बंद होने के कारण
लोगों की इन कोशिशों को झटका लगा है और जो सीमाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही करुण स्थिति है, बहुत ही दुखदायी स्थिति है। ये बताओ कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO की रिपोर्ट में भारत में बुजुर्ग 2021 के अनुसार 2021 में भारत में बुजुर्गों की संख्या कितनी हो गई है। अब ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। भारत में बुजुर्ग 2021 नाम की जो रिपोर्ट आई है, इसको जारी किया गया है NSO के द्वारा। तो इसके मुताबिक 2021 में भारत में जो बुजुर्गों की संख्या है वो बढ़कर हो गई है 13.8 करोड़। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2011 में भारत में जो बुजुर्ग थे उनकी संख्या थी कितनी, 10.38 करोड़। और वहीं पर उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 2031 तक भारत में बुजुर्गों की जो संख्या है वो बढ़कर हो जाएगी 19.38 करोड़। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि 1961 के बाद भारत में बुजुर्गों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, एक पुराना आंकड़ा मुझे याद आ रहा है, जब ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2020 में भारतीयों की जो औसत आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर था 29 वर्ष, ठीक है। तो अब ये जो औसत आयु है वो भी बढ़ेगी क्योंकि बुजुर्गों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो है मृत्यु दर में कमी। पिछले 2 दशकों में वृद्ध पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक रही है। देखो बात यहाँ पर हो रही है पिछले 2 दशकों के बारे में, यानी कि ये जो आंकड़े हैं ये 2001 से 2021 तक के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2031 में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या हो जाएगी पुरुषों से अधिक। और 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उनको कहा जाता है बुजुर्ग, ये पैमाना है बुजुर्ग का। और 2021 में कुल बुजुर्गों की संख्या हो गई है कितनी, 13.8 करोड़। इसमें पुरुष कितने हैं, 6.7 करोड़, महिलाएं हैं 7.1 करोड़। यानी कि अगर सिर्फ पिछला 1 दशक देखा जाए तो बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो संख्या में पुरुषों से अधिक हैं। 2011 में बुजुर्गों की आबादी है 10.38 करोड़, जो कि 2031 में हो जाएगी कितनी, 19.38 करोड़। देश की आम आबादी 2011 से 2021 में यानी कि इन 10 सालों में कितनी बढ़ी है, 12.4% के हिसाब से बढ़ी है। केरल की कुल आबादी में बुजुर्गों का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है और बिहार में सबसे कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि केरल की कुल आबादी में या किस प्रदेश की कुल आबादी में बुजुर्गों का हिस्सा सबसे अधिक है, तो आंसर इसका हो जाएगा केरल। और अगर क्वेश्चन आएगा ये कि किस प्रदेश में कुल आबादी में बुजुर्गों का हिस्सा सबसे कम है, तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो केरल में 16.5% लोग बुजुर्ग हैं और तमिलनाडु में 13.6, तो जो तमिलनाडु है इसका स्थान दूसरा हो गया। बिहार में 7.7% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कितना है, 8.1। और अगर हम बात करें असम के बारे में तो बुजुर्गों का प्रतिशत है 8.2। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद पर पानी के अणु यानी कि H2O और हाइड्रॉक्सिल समूह, इसको क्या कहते हो आप, OH ग्रुप, तो H2O और OH ग्रुप की खोज कर ली है। किसने, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। तो ये चंद्रयान 2 भेजा गया था किसके द्वारा, हमारे प्यारे भारत के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी यानी कि इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हो, भारत के दूसरे चंद्र मिशन ने चांद पर पानी के अणुओं का पता लगा लिया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष किरण कुमार के रिसर्च पेपर में ये जानकारी दी गई है। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये हैं के सिवन। अच्छे, चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच H2O के अणुओं की मौजूदगी का पता चला है। 22 जुलाई 2019 को चांद के लिए रवाना हुआ था चंद्रयान 2। तो ये डेट आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2019 को चांद के लिए रवाना हुआ था चंद्रयान 2। हालांकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, पर मिशन का ऑर्बिटर अब भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने में फेल रहने पर देश भर में जो निराशा छाई थी उससे भी आप परिचित होंगे। और अब यह खोज चंद्रयान 2 की एक बड़ी उपलब्धि भी बन गई है। इसलिए कहा गया है कि अगर कुछ बुरा होता प्रतीत भी हो तो उसे बुरा मत मानो, हमेशा सकारात्मक रहो। निश्चित रूप से आगामी जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अभी घटने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को चांद के लिए रवाना किया था। हालांकि इसमें लगा लैंडर विक्रम उसी साल 7 सितंबर को निर्धारित योजना के अनुरूप चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा, जिसकी वजह से पहले ही प्रयास में चांद पर उतरने का पहला देश बनने का ख्वाब भारत का पूरा नहीं हो पाया था। यह भी याद रखना कि चंद्रयान 2 के लैंडर के भीतर प्रज्ञान नाम का भी एक रोवर रखा गया था और मिशन का ऑर्बिटर अब भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
यह देश के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को आंकड़े भेज रहा है, जिसने चांद पर कभी पानी होने के सबूत भेजे थे। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। ठीक है, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का उद्घाटन किया है। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में इसके पहले के वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, नई दिल्ली में यहाँ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का उद्घाटन किया गया हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 13 अगस्त को देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है और इस मौके पर अनुराग ठाकुर के साथ युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे। फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण ये 13 अगस्त से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, 2 अक्टूबर तक। और इस अभियान का जो पहला संस्करण था उसे 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था। तो ये डेट भी याद रखना। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो चाहे इसका जो पहला वर्जन था ये 2020 में आयोजित किया गया, दूसरा वर्जन 2021 में। आगे बढ़ते हैं। दरअसल फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। इसके तहत 2 अक्टूबर 2021 तक 75 जिलों और हर जिले के 75 गाँवों में प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 744 जिलों, 744 में से हर एक जिले के 75 गाँव और देश भर के 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 7.50 करोड़ से ज़्यादा युवा और नागरिक दौड़ में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को दौड़ और दैनिक जीवन के खेलों जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। मोटापा, आलस, तनाव, चिंता, बीमारियों आदि से मुक्ति दिलाना ही इसका लक्ष्य है। और इस अभियान में फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के माध्यम से नागरिकों से अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। तो 30 मिनट तक रन आप जरूर किया करो। रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो 30 मिनट की जॉगिंग ही किया करो, ये आपको बहुत अधिक फिट रखेगा। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर किस डेट तक, किस तिथि तक आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा? अब यहाँ पर देखो बिगिनिंग की डेट और एंड की डेट दोनों आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक डेट एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा और डेट आपको याद रहनी चाहिए, तभी जाके आपको वहाँ पर नंबर मिलेगा और अगर नंबर मिलेगा तभी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना इसको। देखो भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की जो शुरुआत की गई थी वो भी डेट, और ये लास्ट कब होगा, इसका अंत कब होगा, 2023 में होगा, 15 अगस्त को ही। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। आज़ादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है। तो बिगनिंग डेट आपको याद हो गई 12 मार्च 2021, और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। तो ये डेट अब आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चलेगी कब तक? 15 अगस्त 2023 तक। शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े आए हैं अभी आयकर से, उसी के मुताबिक है। और ये जानकारी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अरबपतियों की संख्या 2020-21 में अब घटकर हो गई है कितनी? 136 हो गई है, जबकि इसके पूर्व वर्ष में जो संख्या थी वो कितनी थी? 141 थी। यानी कि लॉकडाउन का असर अरबपतियों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? अब ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं आयशा मलिक। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये बताओ कि मार्था क्रूम का नाम आपको याद आया और फातिमा बीबी। तो फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं कौन? मार्था क्रूम और फातिमा बीबी। तो फ्रेंड्स फातिमा बीबी का नाम भी आपको याद होगा, ये आज़ाद भारत की पहली महिला जज थी। ऑप्शन सी फातिमा बीबी भी आपको याद रखना होगा। तो मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीशों में, बात यहाँ पर कहाँ की हो रही है? इंडियन सुप्रीम कोर्ट के
34 न्यायाधीशों में इंदिरा बनर्जी अकेली महिला हैं। देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में केवल एक में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर महिला न्यायाधीश हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेमा कोहली, जस्टिस हेमा कोहली, और ये तेलंगाना हाई कोर्ट में की मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन उच्च न्यायालयों में कुल 661 न्यायाधीश हैं, इनमें मात्र 73 महिलाएं ही हैं। ये आंकड़े जो हैं ये 20 अप्रैल 2021 तक के हैं। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम, जो कि स्थित है कहाँ पर? जी हाँ, केरल में स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई है केरल पुलिस के द्वारा। तो ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से याद रखना होगा। ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, केरल पुलिस ने इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की है। यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। पुलिस सूत्रों ने यहाँ बताया है कि ड्रोन के खतरे से पहलुओं का हल करने के अलावा इस प्रयोगशाला सह अनुसंधान केंद्र में मानव रहित हवाई वाहनों की उपयोगिता पक्ष की जांच भी की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको इसके पहले बताता था, फिलहाल अभी 24 अगस्त तक नहीं बताऊंगा। 24 अगस्त तक हम बहुत कम फैक्ट लेकर चलेंगे, टू दी पॉइंट रहेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा है पेट की। और हम रिवीजन क्या करेंगे? हम रिवीजन में पुराने प्रश्नों को लेकर आएंगे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो और अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, और 50 प्रश्नों की एक अलग से प्रश्नोत्तरी भी आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। तो ये प्रश्नोत्तरी जो है ये करंट अफेयर में आपको बेहतर अंक लाने में बड़ी मददगार होगी, और ये प्रश्न आपको मिला करेंगे रोज़ सुबह। ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप लोग। और इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर दी जाएगी कि आपका जो वीडियो है वो कब आ रहा है, तो इसको वॉच कर जरूर कर लेना। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिरैया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सोन चिरैया ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। अच्छा, ये बताओ कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी SHG उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया और इसका जो एक ब्रांड है और लोगो दोनों को लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि DAY-NULM को भी लागू करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसी है ये लॉन्च की गई 13 अगस्त को। हालांकि ये एक रिवीजन का प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं परसों यानी कि एक दिन पहले का जो वीडियो था उसमें भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन में ऑटोमोटिव स्क्रैपेज नीति का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया। दरअसल वाहन कबाड़ नीति पर कुछ समय से काम चल रहा है और अब इसे सरकार से हरी झंडी भी मिल गई है। तो PM मोदी ने कहा है कि इस नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में अलग वाहन स्क्रैपिंग का हब भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुल मिला के 500 फिटनेस केंद्र बनाए जाएंगे पूरे भारत में। और जो प्राइवेट वाहन है यानी कि निजी वाहन है वो अगर हो गए हैं 20 साल के, वहीं पर जो कमर्शियल वाहन है अगर वो हो गए हैं 15 साल के, तो उनको अपना जो फिटनेस है वो टेस्ट करवाना होगा। अगर फिटनेस टेस्ट को फेल करते हैं तो आपका जो वाहन होगा वो स्क्रैप कर दिया जाएगा। हालांकि वाहनों को स्क्रैप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट के द्वारा आपको जब नया व्हीकल आप लोगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन में आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा अन्य छूटें भी आपको मिल सकती हैं। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे यानी कि ऐसे लोग जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया था अभी हाल ही में। कब? 13 अगस्त को। ये आपको याद रखना है। तो हर साल दुनिया भर में 13 अगस्त के दिन इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत साल 1976 में की गई थी DR कैम्पबेल के द्वारा। तो बस इतना याद रखना कि इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 13 अगस्त को। और अब बारी है क्विज नंबर 220 की। तो कल प्रश्न ये पूछा गया था कि कलिंग रत्न पुरस्कार किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो सही आंसर इसका था ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। और आप सभी के आंसर बहुत ही शानदार रहे। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही डिटेल में लिखा है, तो मैं तो उनके आंसर को देखकर अति प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी जारी रखो और निश्चित रूप से आपको एक जॉब तो इस साल लेके ही रहना है, क्योंकि दिसंबर तक कई सारी जॉब आने वाली हैं। कई हज़ार जॉब आने वाली है। तो अपनी योग्यता को दिखाओ और एक जॉब पर एक सीट पर जाके बैठ जाओ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 221 से आपके सामने बताओ कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार पूछा गया है, खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी और एसएससी की परीक्षाओं में। तो ये बताओ कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर भी लिखना आप डिटेल में ही। और अब आपको फिर याद दिला दूँ, टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको हर वीडियो के बारे में पहले से जानकारी मिल जाती है, हर लेक्चर की PDF मिल जाती है और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पूरे 8 महीने का जो कंबाइंड PDF है, इस पर विशेष छूट आपको मिल रही है। PDF को डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने ग्रुप्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में इस चैनल के बारे में उन्हें बताओ और प्लीज़ उनसे कहो कि सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।